ओके, our नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन सिंपली जो हमारे प्लाज्मा में जितनी प्रोटीन्स होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो है 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। एक होता है सीरम एल्ब्यूमिन, सेकेंड वन इज सीरम ग्लोबुलिन एंड थर्ड वन इज फिब्रिनोजन। सीरम में जो है जैसे हमने पहले बात की कि सीरम में फिब्रिनोजन नहीं होता, उसमें सिर्फ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन होता है। सो इस वजह से एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन को कहते हैं सीरम एल्ब्यूमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन। सही है। अच्छा जी, इसकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है? सो टोटल प्रोटीन्स जो है दैट इज 7.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर, और उसमें जो एल्ब्यूमिन होता है दैट इज 4.7, उसमें ग्लोबुलिन जो होता है दैट इज 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, और फिब्रिनोजन जो है दैट इज 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। सो अगर आप देखें सो फिब्रिनोजन सबसे कम होता है, एल्ब्यूमिन जो है वो सबसे ज्यादा है, और ग्लोबुलिन जो है वो उसका हाफ है, एल्ब्यूमिन का हाफ है। सही है। सो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो क्या होता है कि इट इज द रेशियो बिटवीन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, कि हमारे ब्लड में जो है कितना एल्ब्यूमिन है और उसमें कितना जो है ग्लोबुलिन है। ये जो है एक इंडिकेटर होता है, मतलब आप एल्ब्यूमिन को डिवाइड कर ले बाय ग्लोबुलिन। सो इसकी जो रेशियो हमें मिलती है वो एक इंडिकेटर होता है डिफरेंट डिजीजेस का, लाइक लिवर में कोई डिजीज हो, किडनी में कोई डिजीज हो, तो ये रेशियो जो है ये फिर चेंज हो जाता है। सही है। नॉर्मल रेशियो इज 2:1, क्योंकि आप देखिए सो एल्ब्यूमिन जो है दैट इज 4, सो उसके लिए 2 है, और ग्लोबुलिन जो है दैट इज 2, सो उसके लिए 1 रेशियो है। सही है। मतलब कि अगर ग्लोबुलिन सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि अगर ग्लोबुलिन जो है वो 1 होंगे हमारे प्लाज्मा में, तो उसके लिए जो है दो एल्ब्यूमिन्स होगी। सही है। अगर ग्लोबुलिन जो है वो 2 हो जाएंगे, तो एल्ब्यूमिन जो है वो 4 हो जाएंगे। सही है। तो इस तरह ये 2:1 में होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है प्लाज्मा प्रोटीन की? सो मोलिकुलर वेट है सबका, दैट इज एल्ब्यूमिन का मोलिकुलर वेट जो है 69,000 है, ग्लोबुलिन जो का जो है दैट इज 156,000, और फिब्रिनोजन का है दैट इज 400,000। तो इसका मतलब है कि फिब्रिनोजन जो है उसका मोलिकुलर वेट जो है इन सबसे ज्यादा है। सही है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में, वो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सही है। नॉर्मली जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है दैट इज 25 mm Hg, और उसमें जो मेजर रोल होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है। सही है। अच्छा, एल्ब्यूमिन और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.026, और बफर एक्शन जो है दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। मतलब इसका मतलब ये है, बफर नॉर्मली हम किसको कहते हैं? बफरिंग एक्शन हम इसको कहते हैं कि एक सोल्यूशन जो है वो अपने पीएच को चेंज ना होने दे। सही है। मतलब अगर ब्लड है ना, तो अगर उसका पीएच 7.4 है, तो अगर उसमें आप थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं या थोड़ा सा बेस ऐड करते हैं, तो वो अपने मीडियम को चेंज नहीं करता, उसका पीएच जो है वो सेम रहता है। सो उसको कहते हैं बफरिंग एक्शन। बफरिंग के लिए हम जिस तरह पहले बात की कि प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो उसमें जो है जो 1/6 पार्ट जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स का होता है, बाकी जो है और चीज़ों का होता है, लाइक हीमोग्लोबिन का होता है। सही है। ओके, ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम बात करें, तो तब जो है ये मेसेंकाइम सेल से बनते हैं। मेसेंकाइम जो है ये हमारे मेसोडर्म में होता है। मेसोडर्म इज द मिडल लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर होती है, मेसोडर्म उसको कहते हैं। मेसेंकाइमल सेल्स जो है इससे डिफरेंट सेल्स पर बनते हैं, लाइक मायोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो इससे बनते हैं। सो इसके अलावा से प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बनते हैं। सही है। और एल्ब्यूमिन जो है वो सबसे पहले सिंथेसाइज होता है, उसके बाद जो है जो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन है वो इसके बाद बनते हैं। सही है। एडल्ट में जो है तब तो मीजन कायम नहीं होता, तब जो है सिंथेसाइज होते हैं ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से, जो हमारे लिवर में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, सो मेनली वहाँ से बनता है। और बाकी जो स्प्लीन, बोन मैरो, डिसइंटीग्रेटिंग ब्लड सेल्स या जनरल टिश्यू से जो है उससे भी प्लाज्मा प्रोटीन बन सकते हैं, लेकिन मेनली कहाँ से बनता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लिवर। तो ये गैमा ग्लोबुलिन जो है वो हमारे बी लिम्फोसाइट से भी बन सकते हैं। सही है। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन के जो है डिफरेंट एसेंशियल फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। उसमें से कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे। रोल एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड।
ब्लड की कोगुलेशन में इसका क्या इफेक्ट होता है, जिससे हमने पहले बात की कि इसमें फिब्रिनोजेन होता है जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, और वो फिब्रिनोजेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग या जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है आफ्टर ब्लीडिंग, तो उसमें ये फिब्रिनोजेन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, और वो फिब्रिन पे ट्रैप करते हैं ब्लड सेल्स को अपने साथ, और वो जो है क्लॉट बनाते हैं, सही है। सो इस वजह से ये जो है हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। रोल एंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, गैमा ग्लोबुलिन्स जो है ये इम्यून सिस्टम में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये जो है एक्ट करते हैं लाइक एंटीबॉडी, सही है। और इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं लाइक इन्फ्लुएंजा वगैरह की जो एंटीजेंस होते हैं ना, तो उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और ये हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, रोल एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सो इनका ट्रांसपोर्ट में भी ये चूंकि ब्लड में होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी डिफरेंट सब्सटेंसेस की करते हैं। उसमें एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन, ये सब जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को। और इसके अलावा अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है ये मेटल को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन द ब्लड, सही है। अच्छा जी, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, जिस तरह हमने पहले बात की कि ये जो है ऑनकोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये जो चूंकि साइज इनका लार्ज होता है, तो ये कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, और ये जो है सारे ब्लड में ही रहते हैं। तो इस वजह से ये जो है ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। वो ऑनकोटिक प्रेशर अबाउट 25 एम एम एच जी होता है, सही है। अच्छा, चूंकि कंसंट्रेशन एल्ब्यूमिन की ज़्यादा है, सो एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद ग्लोबुलिन ज़्यादा है, सो ग्लोबुलिन का प्रेशर फिर ज़्यादा होता है। और फिर जो है फिब्रिनोजन का प्रेशर सबसे कम होता है, क्योंकि वो सबसे कम होते हैं, सही है। अच्छा, अनकोटिक प्रेशर ज़रूरी क्यों है हमारे ब्लड में? सो ये जो है हमारे कैपिलरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीज़ों को एक्सचेंज करवाता है ये अनकोटिक प्रेशर। सो इसलिए जो है ये हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, सही है। ओके, रेगुलेशन, रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। सो एसिड बेस बैलेंस की हमने पहले बात की कि ये जो है एक बफरिंग एक्शन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। पर्टिकुलरली जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं ना, सो वो एसिड बेस बैलेंस में मदद देते हैं। और इनकी जो बफरिंग कैपेसिटी है दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 15% ऑफ द टोटल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। सेम रोल एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। सो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी विस्कोसिटी में हेल्प करते हैं। बाकी जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो भी हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। एल्ब्यूमिन जो है वो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं। रोल एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर जो है ये होता क्या है? सो ईएसआर जो है इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड सेल, अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं ना, तो उसमें जो आरबीसीज है वो कितने जल्दी हमारे टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सही है। तो उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये एक टेस्ट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं, एक डायग्नोस्टिक टूल है, सही है। सो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है ये डिपेंड करता है रोलेक्स फॉर्मेशन पे। अब रोलेक्स क्या होता है? रोलेक्स जो है, आप यहाँ आरबीसीज को देखें ना, इन्होंने जो स्टैक्स बनाए हुए हैं एक दूसरे के साथ, जब ये मिलते हैं और ये स्टैक्स बन जाते हैं, ये पूरे यहाँ पे आप देखें, तो ये जो है आरबीसी के सॉरी आरबीसी के स्टैक्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो है इसको कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन के लिए जो है हमारी बॉडी में ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन जो है वो होना लाजमी है, क्योंकि वो एक्सेलरेट करते हैं रोलेक्स की फॉर्मेशन को, सही है। और रोलेक्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इस वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है इनका रोल होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में, सही है। ओके, रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सस्पेंशन स्टेबिलिटी है क्या चीज़? हमारे ब्लड में जो है आरबीसी वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं ना, यूनिफॉर्मली वो सस्पेंडेड होते हैं ब्लड में, और इसी को कहते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। सो सस्पेंशन स्टेबिलिटी में जो है ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो हेल्प करते हैं, सही है। रोल एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रेफॉन सब्सटेंसेस। ट्रेफॉन सब्सटेंसेस जो है ये एक्चुअली सेल की ग्रोथ में और सेल के डिवीजन में जो है ये हेल्प करते हैं एंड टिश्यू कल्चर। सो ये जो है बनते हैं बाय लिकोसाइड फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन।
अच्छा, थर्ड इज रोल इज रिजर्व प्रोटीन्स। जब भी बॉडी जो है फास्टिंग में होती है तो बॉडी को प्रोटीन्स नहीं मिल रहे होते और बॉडी में प्रोटीन जो है वो अनएडिक्वेट होता है। तो इस वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना वो फिर यूज होते हैं एज द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वही प्लाज्मा प्रोटीन मैक्रोफेजेस जो है इन प्लाज्मा प्रोटीन को स्प्लिट करते हैं एंड अमाइनो एसिड, और ब्लड जो है वो इन अमाइनो एसिड को सर्कुलेट करता है टू द टिश्यूज, और फिर टिश्यूज जो है अपने लिए उससे सेलुलर प्रोटीन्स बनाते हैं। सही है। और इस वजह से इसको जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनको कहते हैं रिजर्व प्रोटीन्स। सही है। अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस जो है ये असल में हमें शो करता है कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले जो है इसको विपल एक्सपेरिमेंट कहते थे क्योंकि इसको जॉर्ज विपल ने जो है एस्टेब्लिश किया था। इसमें क्या होता है कि ये एक डॉग पे परफॉर्म किया गया था पहले। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है डॉग की जो ब्लड है वो कम्प्लीटली उससे रिमूव की गई और उसके आरबीसी जो है वो सेपरेट की गई और उसको सलाइन सोल्यूशन से वॉश किया गया। सही है। और उसको और आरबीसी जो है उसको प्लाज्मा से सेपरेट किया था ना। सो प्लाज्मा जो है जो आरबीसी थे वो वापस से इन्फ्यूज कर दी गए, वापस से डाल दी गए इनटू द डॉग, और उसमें जो प्लाज्मा था वो और उसको एक सोल्यूशन के साथ डाल दिया गया, उसको कहते हैं लॉग सोल्यूशन। सो इस तरह जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स थे वो भी डॉग के बॉडी से चले गए। सही है। सिर्फ आरबीसी जो है वो इंजेक्ट किए गए। अब जैसे ही डॉग को प्रोटीन्स नहीं मिले सो उस सडन लेग की वजह से वो शॉक स्टेट में चला गया। सही है। अच्छा, फिर जो है अगर उस डॉग को जो है सफिशिएंटली हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स जो है वो दी गई है डाइट में, सो उसकी जो नॉर्मल लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है वो 7 डेज में रिस्टोर हो गई और वो डॉग जो है वो सरवाइव कर लेता है। सही है। लेकिन आप लोगों को जैसे पता है कि लिवर जो है वो नए प्रोटीन्स बनाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। सो अगर किसी डॉग में आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ लिवर, मतलब उसका लिवर नहीं है और तब आप उसमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर अगर आप उनको डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स भी देते हैं ना सो उनका जो लेवल होता है वो नॉर्मल तक नहीं आता और उसमें हमेशा जो है प्लाज्मा प्रोटीन वो प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि वो तो लिवर बनाते हैं। सो इस वजह से शॉक स्टेज जो है वो परसिस्ट रहता है उसकी डेथ, और ये जो है लीड करता है टू डेथ। सही है। तो ये एक्सपेरिमेंट असल में हमें ये शो करता है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा हमें ये शो करता है कि लिवर जो है वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं। सही है। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस, थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज भी इसको कहते हैं। सही है। सो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो है एक ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज में परफॉर्म किया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होते हैं कि उसमें बॉडी जो है अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, और एंटीबॉडीज चूंकि प्रोटीन्स होते हैं तो वो हमारे प्लाज्मा में रहते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू क्या किया जाता है कि जितने भी वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। सो प्लाज्मा प्रोटीन में जो कि एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि अपने बॉडी को अटैक करते हैं, सो वो एंटीबॉडीज भी रिमूव हो जाते हैं। सही है। तो इस तरह ये जो है एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होती है फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। सही है। प्लाज्मा फेरेसिस जो है वो हम इन डिजीजेस में कर सकते हैं एज एन इफेक्टिव टेम्परेरी ट्रीटमेंट। ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है और इसके डिफरेंट सेशन जो है वो बंदे ने लेने होते हैं। इसमें जो है मैक्सीनिया ग्रेविस है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है और मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। पैरा प्रोटीनेमिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। इसमें जो है पैराप्रोटीन्स बन जाते हैं जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करते हैं। क्रोनिक डिमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी है। इसमें जो है जो नर्व्स होते हैं उनकी डिमाइलिनेशन हो जाती है। और गुयन बेयर सिंड्रोम है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें सेंसेशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। लैम्बर्ट ईटन मैस्टीनिक सिंड्रोम, ये भी जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये सारी जो है ऑटोइम्यून डिजीजेज है। इनकी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहें तो ये डिफरेंट चैप्टर्स में अवेलेबल है, लेकिन डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अगर आप लोग कोई